गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले क्लास तक हम लोगों ने एशिया की राजधानी, एशिया के देशों की राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम यूरोप के देशों और उसके राजनीतिक विशेषताओं और उसकी राजधानी मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, और महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करते हुए समय की बर्बादी न करते आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि यूरोप, अगर महाद्वीपों की बात करें तो कुल दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, और यूरोप अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में 6वें नंबर पे आता है। पहला पे एशिया, दूसरा पे अफ्रीका, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें पे आ जाता है अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप है, और 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हम लोग आज 6वें नंबर के महाद्वीप यूरोप को पढ़ेंगे। और यूरोप की विशेषता की बात करें तो यूरोप 6वें नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक भी मरुस्थल यूरोप में नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, तो इस तथ्य को हम याद रखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। और अब यदि हम इनके देशों की बात करना शुरू करें तो हम जानते हैं कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम से 4 देशों को यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। तो इनको हम स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जानते हैं। और सबसे पहले यदि हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और इसकी मुद्रा की बात करें तो क्रोन। इसकी राजधानी डेनमार्क की है कोपेनहेगन, और मुद्रा की बात करें तो क्रोन। और डेनमार्क पे दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। अब यदि ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से कहें या भौगोलिक रूप से कहें, ये उत्तरी अमेरिका में आता है, परंतु इस पे अधिकार डेनमार्क का है। मैप में कोष्टक में लिखा भी रहता है ग्रीनलैंड के नीचे कोष्टक में करके डेनमार्क लिखा रहता है। तो ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उस पे किस देश का कब्जा है, तो डेनमार्क का। डेनमार्क देखने में छोटा सा देश है, परंतु दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पे इसका कब्जा है। अब यदि कोपेनहेगन की बात करें तो जलवायु विषय पे जो सम्मेलन होता है वो कोपेनहेगन में होता है। जलवायु विषय पे जो सभी देशों एक मंच पे आते हैं, सभी देश एक मंच पे आते हैं, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आते हैं। इस तथ्य को हम लोग याद रखेंगे। कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है डेनमार्क से? तो डेनमार्क से यदि हम बात करें तो डेनमार्क का कब्जा दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पे। इसकी राजधानी कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन मामलों पे यहाँ पे विषय पे सम्मेलन होता है, जहाँ सभी देश जुटते हैं। तो ये हो गया डेनमार्क से महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी राजधानी, मुद्रा, क्रोन, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और ओस्लो फेमस है कि यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति का। इसकी राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और मुद्रा की बात करें तो क्रोन। इसकी भी क्रोन, डेनमार्क की क्रोन और नॉर्वे की भी नॉर्वेजियन क्रोन कह सकते हैं। तो राजधानी हो गई ओस्लो और मुद्रा हो गया क्रोन। और ओस्लो प्रसिद्ध है कि यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इसे मध्य रात्रि का भी देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एक ओस्लो से शांति का दिया जाता है, बाकी 5 जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। तो 6 पुरस्कार अक्सर पूछता है कि कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 6 हम याद रखेंगे। कौन कौन? तो एक शांति हो गया, और उसके बाद साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और चिकित्सा।
इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, बाकी 5 स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और इसकी मुद्रा भी क्रोन। तो राजधानी की बात करें तो स्टॉकहोम और मुद्रा क्रोन। स्वीडन से ही लोकपाल लिया गया है, लोकपाल शब्द जो है वो स्वीडन से लिया गया है। तो लोकपाल का जो भारत में अन्ना आंदोलन चला था लोकपाल को लेकर के, तो इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य है कहाँ से लिया गया। तो स्कैंडिनेवियाई देश अगर ऑप्शन में देगा तो उसको टिक करेंगे, स्वीडन अगर दे देता है तो स्वीडन को टिक करेंगे। और ये भी जानते हैं कि स्टॉकहोम से बाकी 5 नोबेल पुरस्कारों को दिया जाता है। उसके बाद हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और इसकी मुद्रा है यूरो, इसकी मुद्रा यूरो हो जाती है। राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो। ये 1917 ईस्वी में रूस से अलग हुआ था। तो रूस से जब अलग हुआ तो कोई बॉर्डर होगा ही, तो उस बॉर्डर को बोला जाता है मेनरहीन रेखा। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेडक्लिफ रेखा द्वारा माना जाता है कि अलग किया गया सर रेडक्लिफ द्वारा, उसी प्रकार रूस और फिनलैंड के बीच मेनरहीन रेखा बॉर्डर बनाती है। इस और फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि या देश हम कह सकते हैं। फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। और लोकपाल शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम लोग याद रखेंगे, किस देश से लिया गया था, स्वीडन। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इनको हम बाल्टिक देश से के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से सटे हुए देश हैं, इसलिए हम उनको बाल्टिक देश कहते हैं। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इनकी राजधानी की बात करें, मुद्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर इनकी हम राजधानी की बात करें तो एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन और लाटविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नस। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। और पोलैंड पे 1939 ईस्वी में जर्मनी के आक्रमण के स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया था। तो पोलैंड से बस इतना याद रखना है कि पोलैंड की राजधानी की बात करें तो वार्सा और मुद्रा की बात करें तो न्यू जलोटी। अगर हम बात करें राजधानी तो वार्सा, मुद्रा, न्यू जलोटी। पोलैंड से बस इतना याद रखना है। और ये याद रखना है कि इस पे जब जर्मनी ने 1939 ईस्वी में आक्रमण किया तो वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो ये कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। अब आते हैं जर्मनी पे। तो जर्मनी की राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इसकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इसकी मुद्रा यूरो। जर्मनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जर्मनी का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जर्मनी से भी बहुत से कार्य होते थे और जर्मनी में भी स्वतंत्रता सेनानी जर्मनी से भी अपने कार्यों का जो है निर्वहन करते थे, इसलिए जर्मनी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन और इसकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी के इधर देखें यदि हम पश्चिम साइड में तो उत्तरी सागर है और इधर बाल्टिक सागर है। तो यहाँ पे कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो अक्सर पूछ देता है कि कील नहर किस देश में है, तो जर्मनी में है। इस तथ्य को हम लोग याद रखेंगे। और जर्मनी का कोलोन शहर जो है वो मोटर वाहन उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जर्मनी का कोलोन शहर। उसके बाद स्टुटगार्ट की बात करें तो स्टुटगार्ट शहर से 1907 ईस्वी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता की जननी कही जाने वाली मैडम भिकाजी कांबा ने वहां पे भारतीय तिरंगा फहराया था।
तो 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने, जिनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, कहाँ पे तिरंगा फहराया था? तो स्टुटगार्ट पे। और जर्मनी में कोयला ढोने वाली नदी कही जाती है राइन नदी। कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है राइन नदी को, कि ये कोयला भी ढोती है और काफी स्वच्छ भी है। तो कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जानते हैं राइन नदी को। और ब्लैक फॉरेस्ट, जहां से कोयला निकाला जाता है, उस इलाके को ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। इस तथ्य को भी हम याद रखेंगे। एक बार फिर से हम जर्मनी के तथ्यों को रिपीट कर लें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। किल नहर कहाँ है? जर्मनी में। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में। राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोयला ढोने वाली नदी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। स्टुटगार्ट क्यों फेमस हुआ? जर्मनी का जो कि शहर है, वहाँ पे सभी विदेशों के मंच लगा था, लोग आए थे वहाँ पे मीटिंग के लिए। तो वहीं पे मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में भारतीय तिरंगा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। कोलोन शहर मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। तो और जर्मनी जो है 1939 ईस्वी में पोलैंड पे आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। अब हम देखते हैं बेनेक्स देश। बेनेक्स देश में 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और इसकी मुद्रा है यूरो। राजधानी ब्रुसेल्स और मुद्रा यूरो। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। अंग्रेजी में यदि बात करें तो कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहते हैं? तो बेल्जियम को। वाटरलू युद्ध का मैदान किस देश में है? तो बेल्जियम में है। बेल्जियम के महत्वपूर्ण तथ्य हम याद रखेंगे। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स और इसकी यूरोप। और यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। और ब्रुसेल्स में ही नाटो संगठन का मुख्यालय है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, जिसमें 29 देश आते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और वाटरलू के युद्ध का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। ये महत्वपूर्ण तथ्य हम नोट कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अब यदि नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। अब हॉलैंड नाम को नीदरलैंड ने छोड़ दिया है, तो नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहते हैं। नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहते हैं। और इसकी राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो। इन तीनों देश, बेनेक्स देश की मुद्रा यूरो है, याद रखने में हमको आसानी होगी। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा यूरो। अब यदि हम बात करें लग्जमबर्ग में, तो लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी और मुद्रा यूरो, जानते हैं। और यूरोपीय संसद, यदि हम बात करें यूरोपीय संसद कहाँ है? सभी यूरोपीय देशों की एक संसद है जो लग्जमबर्ग में स्थित है। और यदि हम बात करें यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाह की, तो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है स्टार्डम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। तो ये नीदरलैंड से महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, हम याद रखेंगे। और एक रह गया भी, नीदरलैंड का शहर द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। यूएनए के 6 मुख्य अंग है, जिनमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो द हेग, जो कि नीदरलैंड में है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और उन जजों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इस समय उन 15 जजों में भारत के दलवीर भंडारी हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से या भारत का कौन सा व्यक्ति जज के रूप में नियुक्त है? तो दलवीर भंडारी। इस तथ्य को हम याद रखेंगे। अब हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम।
और उत्तरी आयरलैंड को हटा दें, सिर्फ इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को रखें, तो इसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो ये अंतर हम लोग याद रखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो उसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और इंग्लैंड की बात कर लें, इन अगर यूनाइटेड किंगडम की पहले बात करें तो इनकी मुद्रा पाउंड है। और इंग्लैंड में आ जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन से एक ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री प्राधान्य उत्तर हम उसको बोलते हैं, लंदन से होकर गुजरती है। और इंग्लैंड में बहुत से शहर हैं, जैसे कि बर्मिंघम हो गया, ये औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। लिवरपूल, जहाँ से पहली रेल चलाई गई थी 2835 ईस्वी में। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ से भारतीय बहुत ज़्यादा जाके यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इन विश्वविद्यालयों को हम याद रखेंगे कि किस देश में है, तो ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, तो वो आता है इसी में, ग्रेट ब्रिटेन, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड में। और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस जगह है, पहले से ही। तो देश में जहाँ भी किसी दुनिया के देश में जहाँ सूती कपड़ा अधिक होता है उसको हम वहाँ का मैनचेस्टर बोल देते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। तो इस तरह हम नाम दे देते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए फेमस होने वाला सबसे पहला जो अगर हम कहेंगे राज्य है तो वो मैनचेस्टर है, यूके का। तो इस प्रकार हम इसके महत्वपूर्ण शहरों के बारे में पढ़े। उसके बाद हम इंग्लैंड के बाद वेल्स में चलते हैं। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वेल्स के राजकुमार, वेल्स के राज जब आए थे तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत में बना था। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया वेल्स के राजकुमार के स्वागत में। अब यदि हम स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो ग्लासगो है। और एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि लंदन से ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है, फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लिवरपूल, जहाँ से 1835 ईस्वी में, शायद मैंने पीछे 2835 त्रुटिवश बोल दिया था, तो 1835 ईस्वी में ट्रेन चली थी। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस था। वेल्स के राजकुमार जब भारत आए थे तो मुंबई में उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो ग्लासगो है। और जो यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, इनकी मुद्रा की बात करें तो पाउंड है। अब यदि उत्तरी आयरलैंड के बाद हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरलैंड के ऊपरी भाग को अलग कर देते हैं तो हम उसको उत्तरी आयरलैंड के रूप में जानते हैं, और वो यूनाइटेड किंगडम का भाग है। तो आयरलैंड की राजधानी हो जाती है डबलिन। और इसकी मुद्रा की बात करें यूरो। और राज्य के नीति निदेशक तत्व तो भारत के कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। और ये उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड भी हम इसको बोल सकते हैं, तो एमराल्ड द्वीप पे स्थित है। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है एमराल्ड द्वीप पे स्थित है। और भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए। हम इस प्रकार देख सकते हैं। इतना अगर हम देखें सिनेरियो परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, वेल्स के, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और आयरलैंड की मुद्रा यूरो हम जानते हैं और इसकी राजधानी डबलिन। तो हम यहाँ से हम चूंकि यूके के कह सकते हैं कि गुलाम रह चुका है भारत, तो यहाँ से भी क्वेश्चन संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हम इंग्लैंड की राजधानी की बात करेंगे तो लंदन, और यहाँ पे फेमस जगह है। हमारे बहुत ही भारतीय वहाँ पे जाके एजुकेटेड, बहुत पहले से एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं। लंदन हो गया, लिवरपूल, मैनचेस्टर, वेल्स, वहाँ के राजकुमार के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का। फिर स्कॉटलैंड की बात की, उत्तरी आयरलैंड की और आयरलैंड की। तो हमने देखा कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग यूनाइटेड
किंगडम कहते हैं। तो यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम आगे का कवर करेंगे अगले क्लास में। और अगर हम बात करें तो इसमें तथ्य ज़्यादा है, और हम छोटे क्लास में अगर इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमको याद रखने में और रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर 20-21 मिनट का वीडियो रहेगा तो हम उसको आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। धन्यवाद।